वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शादीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इस वीडियो में आपको खाली एक ही क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एज वेल एज बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, इसलिए आज इस वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगी और पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर 4 एडजस्टमेंट्स है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 36,000 on which depreciation charged was 12,000 and was sold for 12,000. Depreciation provided on tangible assets is 36,000. Okay. इसका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, यहाँ पे डेबिट लिख रही हूँ, यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 3,72,000, क्लोजिंग बैलेंस है 5,16,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट इन लोगों ने बता दिया है कि 36,000 इनका डेप्रिसिएशन है टेंजिबल एसेट्स पे, ठीक है। और इन लोगों ने बोला है एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 36,000, जिसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 12,000, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रही 24,000 की, और उसको भी हम लोगों ने 12,000 के लॉस में बेचा है। तो 24,000 में से और 12,000 माइनस कर दो तो हम लोगों ने कितने की सेल की है, 12,000 की ही, ठीक है। क्या था 36,000 की मशीनरी थी, 12,000 पर डेप्रिसिएशन लगाया, 24,000 की वैल्यू रह गई। 24,000 की वैल्यू थी, उसमें भी इन लोगों ने 12,000 के लॉस में बेची है, ठीक है। तो 24,000 माइनस 12,000 है, 12,000 की हम लोगों ने सेल की है, लॉस का अमाउंट लिख देंगे 12,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे हम लोगों ने 12,000 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है पूरे टेंजिबल एसेट्स को मिला के डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पूरे टेंजिबल एसेट्स जो है सबका मिला के डेप्रिसिएशन 36,000 है, तो उसके अंदर वो 12,000 जो डेप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर मशीन पे लगा हुआ था वो भी इंक्लूडेड हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्लोज डाउन, ब्रॉड डाउन, ठीक है। इनका हम लोग टोटल कर देंगे 5,16,000, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 1 2 3 6 7, 5,76,000, 5,76,000। बैलेंस यहाँ पे बचेगा हमारा परचेज का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 76 - 2 = 4 और 5 - 3 = 2, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। तो 2,04,000 इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ मशीनरी अकाउंट, जो कि हमारा क्या होगा, परचेज का बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि एंट्रीज ब्रॉड डाउन और क्लोज डाउन की नहीं होगी, यहाँ पे परचेज का जो है बैलेंसिंग फिगर वो हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ मशीन ब्रैकेट में अमाउंट लिखना है माइनस में, सेल ऑफ मशीन प्लस में अमाउंट लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। डेप्रिसिएशन 36,000 जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि हम लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का यही हम लोगों को ऐड कर देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट देखना है, इनकम टैक्स 27,000 वॉज प्रोवाइडेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखना है, हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देख लेते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा है 24,000, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्लोज डाउन है 30,000, और उसके बाद एंट्री में लिखा हुआ है इनकम टैक्स 27,000 का प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड किया हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो 24 + 27 = 51,000, 51,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 21,000, और ये जो बचा है हमारा बैलेंसिंग फिगर इसको हम लोग लिखेंगे टैक्स पेड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था टैक्स पेड हम लोग कहाँ पे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो लेस टैक्सेस पेड होता है उसमें से हम लोग 21,000 को माइनस कर देंगे। ब्रॉड डाउन क्लोज डाउन आता नहीं है, 27,000 जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, जो प्रोवाइडेड होगा वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, जब हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 27,000, डन, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट में, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। तो दोनों साथ में नहीं करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले डिबेंचर्स की बात करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स को हम लोगों ने इशू किया है कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 2017 को। 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किया है 1 अक्टूबर 2017 को। तो डिबेंचर्स की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं पहले कहाँ पे है। तो डिबेंचर्स की वैल्यू पहले थी 90,000, तो हम लोगों को 90,000 पे तो पूरा साल इंटरेस्ट देना ही है, 90,000 पे हम लोगों को पूरा साल इंटरेस्ट देना ही है।
साथ में जो हम लोगों ने और 66,000 एक्स्ट्रा इशू किए हैं उस पर हम लोगों को 8% इंटरेस्ट देना है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हम लोगों को अभी उसको इशू किए हुए खाली 6 मंथ्स ही हुए। ठीक है, तो पहले हम लोगों को 90,000 पे 8% इंटरेस्ट देना है, फिर हम लोगों को 66,000 पे भी इंटरेस्ट देना है फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हम लोगों के 6 मंथ्स होता है। ठीक है, 90,000 पे हम लोगों को पूरा साल देना है, 66,000 पे 6 महीने ही देने, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के 6 मंथ्स में ही हम लोगों ने 66,000 और इशू किए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर करके ऐड कर देना है। दूसरी चीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बैंक लोन भी हम लोगों ने उसी सेम डेट पे क्या कर दिया था, माइनस कर, बैंक लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। बैंक लोन हमारा था 8% पे बैंक लोन चल रहा है हमारा, 30,000 का था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 24,000 की हो गई। सो इन लोगों ने बैंक लोन जो है वो रीपे कर दिया है। पहले इसकी वैल्यू थी 30,000 की और उस पर ये लोग इंटरेस्ट देते थे 8%, अब उसकी वैल्यू रही है 24,000 पे और उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट देना है 8%। लेकिन अगर हम लोगों ने बैंक लोन को रीपे कर दिया है 1 अक्टूबर को ही, तो हम लोगों को पूरा साल 30,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नो, हम लोगों को जब तक हम लोगों ने बैंक लोन रीपे नहीं किया है खाली तब तक इंटरेस्ट देना है 30,000 पे। जैसे ही हम लोगों ने बैंक लोन रीपे कर दिया तब हम लोगों को 24,000 पे लोन इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 30,000 पे हम लोग 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देंगे एंड बाकी के 6 मंथ्स के लिए हम लोग किस पे इंटरेस्ट देंगे, 24,000 के। दोनों का इंटरेस्ट को हम लोगों को प्लस कर देना है और वो अमाउंट हम लोगों को लिखना है कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर करके ऐड कर देना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके उसको माइनस कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट, द शेयर होल्डर्स अप्रूव द रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 60,000 एट द प्रीमियम ऑफ 5%। इसमें ऐसा लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पे। 60,000 के हम लोगों को शेयर्स को रिडीम करना है, उसके ऊपर हम लोगों को 5% प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, 60,000 का 5% इज 3,000। तो हम लोग जो प्रीमियम है, प्रीमियम हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए प्रीमियम कंपनी के लिए है एक्सपेंडिचर। तो जो प्रीमियम उन लोगों के लिए एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सिमिलरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को इसको ऐड कर देना है एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को इसको लेस कर देना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके। ठीक है, सो एडजस्टमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया 4,50,000 इसमें हम लोगों ने इशू किए हैं शायद इक्विटी शेयर्स। पहले 2,70,000 की वैल्यू थी, अब हो गई 3,30,000 की वैल्यू। तो उसमें हम लोगों ने इशू किए हैं 60,000 की इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड शेयर्स कैपिटल तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, हम लोग रिडीम करेंगे तो हम लोग इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। ठीक है, और जो हम लोग इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स को उसको भी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लिखेंगे। ठीक है, और जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो उसका इंटरेस्ट उसका जो डिविडेंड देना होता है वो भी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको प्रीमियम देंगे, उसको हम लोग माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है हम लोगों को मिला होता है जब हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया हुआ होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारी कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स या तो फिर मैंने प्रीमियम फ्रॉम द इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और अमाउंट प्लस में लिखना है। ठीक है, जनरल रिजर्व का पहले अमाउंट था 72, अब हो गया 90, यानी कि हम लोगों ने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हम लोग इसमें जब हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करते हैं तो एनपीबीटी के अंदर हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स करके इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12,000। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सरप्लस। पहले 84,000 हमारा माइनस में चल रहा था, अब 90,000 का हो गया। तो 90,000 तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ, साथ में 84 और हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1,74,000 का इनका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो 1,74,000 का इनका प्रॉफिट हुआ, उसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारे जनरल रिजर्व का अमाउंट 18,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स जैसे मैंने आपको बताया था 27,000 का जो प्रोवाइडेड है उसको हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करते वक्त उसके अंदर ऐड करेंगे एंड देन हम लोगों को एनपीबीटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिबेंचर्स की वैल्यू थी पहले 90, अब हो गई 1,56,000, यानी कि 66,000 डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट कैसे देना है। इंटरेस्ट हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एडजस्ट करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एडजस्ट करना है, और जो हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं उसको हम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स 66,000 प्लस में अमाउंट। उसके बाद लिखना है करंट लाइबिलिटीज़। पहले इसकी बैंक लोन की वैल्यू थी 30,000, अब हो गई है 24,000। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी हम लोगों ने रीपे कर दिया था,
तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ आपको क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन करके 6000 अमाउंट माइनस में लिखना है। अब आते हैं एसेट साइड पे। टेंजिबल एसेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं 3,70,000 पहले वैल्यू थी, अब 5,16 हो गई। तो इसकी मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ कि कैसे क्या करना है, सारी एंट्रीज बता दी है। इनटेंजिबल एसेट्स पहले गुडविल की वैल्यू थी 24, अब हो गई उसकी 9,000, तो यानी कि 15,000 की वैल्यू हमारी गुडविल की क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी कि गुडविल अमोर्टाइज हो गई है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, और ऑपरेट नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहले उसकी वैल्यू थी 48, अब हो गई है 75,000, यानी कि हम लोगों ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या किए हैं, परचेज। तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या लिख देंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट हम लोगों को लिखना है माइनस में। ठीक है, करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम लोग हमेशा ऐड करके लिखते हैं, तो उसको हम लोग रहने देते हैं। इन्वेंट्रीज पे आते हैं, पहले 60,000 वैल्यू थी, अब 1,70,000 है। तो अगर हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारा कैश क्या है, जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, इंक्रीज इन ट्रेड, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और अमाउंट हम लोग लिखेंगे माइनस में। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, सेम वैल्यू है 1,20,000 पहले भी थी, अभी भी 1,20,000 ही है। लास्ट आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 15,000 प्लस 9,000 24,000 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस है 78 प्लस 3 81,000। ओके, तो 81,000 में से 24,000 माइनस कर दो, तो जो बैलेंस बचेगा विच इज़ ऑफ 57,000, उसको हम लोगों को ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्ट तीनों को मिला के हमारा बैलेंस क्या आना चाहिए, 57,000। ओके, सो देख लो अब हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सरप्लस निकाल दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, गुडविल अमोर्टाइज हो गई, प्रीमियम हो गया रिडेम्पशन पे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ी, उसका हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया, करंट एसेट्स का कर दिया, लेस टैक्सेस पेड का भी मैंने बता दिया था यहाँ पे 21,000 का। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मशीनरी सेल कर दी, उसका देख लिया था। परचेज किया था वो देख लिया था 2,04,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज की थी वो भी देख लिया। उसके बाद इशू के थ्रू हम लोगों का जो प्रोसीजर है था वो देखा, प्रीमियम देख लिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स देख लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देख लिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देख लिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन रीपेड, सब कुछ देख लिया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया कि 57,000 ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इन तीनों का अमाउंट आना चाहिए मिला के, उसके बाद ही हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर राइट है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस क्वेश्चन पे डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख लीजिए, मैंने पोस्ट किया हुआ है। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।